हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के थ्योरम को। यहाँ पे हमारा दिया है थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, देखो मिड पॉइंट थ्योरम को इस तरह से लिखा जाता है, यानी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में आधी होती है। आओ इसे इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये त्रिभुज की दो भुजाएं, ये हमारा क्या हुआ, त्रिभुज हुआ, इसकी दो भुजाएं हुआ, और इसके जो मध्य बिंदु है, देखो ये त्रिभुज के दो भुजाएं हुआ, और ये क्या हुआ, तीसरी भुजा हुआ। तो ये दो भुजा जो है, इसके हम मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो जाएगा, ये इसे मान लेते हैं DE। तो DE क्या है, रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर। ये क्या हुआ, हमारा तीसरी भुजा हुआ, तो इसके समानांतर और इसके आधी होती है। हमें क्या करना है, यहाँ पे साबित करना है। तो यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं, इस त्रिभुज का ABC। देखो पहले ये D और E क्या है, मिड पॉइंट है। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सॉल्यूशन अगर D मिड पॉइंट है तो जितना साइड इसका होगा, AD का होगा, उतना ही साइड क्या होगा, DB का भी होगा। यानी AD इक्वल टू क्या लिखेंगे, DB। अगर E मिड पॉइंट है तो जितना साइड AE होगा उतना ही EC होगा। यानी AE इक्वल टू EC होगा ना। हमें साबित करना है, देखो हमें साबित करना है कि DE पैरेलल BC और DE आधा हाफ है किसके, BC का क्या है, हाफ है। DE BC का हाफ है। देखो अब हम करते हैं यहाँ पे बनावट, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो अगर हम E को, जो DE है, DE रेखाखंड, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाते हैं जितना DE इक्वल टू, ये यहाँ पे अगर हम बढ़ाएं F तक, तो ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए, DE इक्वल टू EF हो जाए। और हम F को C से क्या करते हैं, मिला देते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखो और हमने क्या किया, F को C से मिला दिया। DE को, देखो यहाँ पे लिखते हैं बनावट में, DE को F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE इक्वल टू EF, और F को C से क्या किया, मिला दिया। और F को C से मिलाया। देखो ये लाइन, ये देखो ये क्या है, हमारा इक्वल्स दिया है क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो अब देखो, और ये अगर हम, और AE, और ये जो साइड है ये किसके इक्वल्स है, इसके इक्वल्स है। तो अगर हमें दिया है, देखो ये इसके इक्वल्स है। अगर हम ये भुजा, ये जो DB भुजा है वो ये हम FC के इक्वल्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे हमें दिखाना है कि पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, ये दो लाइंस क्या होगा, जो DF है और BC क्या हो जाएगा, पैरेलल और इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसको इसके इक्वल्स कर दें, इसके इक्वल्स कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसके इक्वल्स है, हम इसको इसके इक्वल्स कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों हमारा ये भुजा DB और
CF क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। तब हम चलेंगे त्रिभुज, देखो इक्वल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे और इसे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो अगर सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा ये भुजा और ये भुजा इक्वल्स आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या अगर हमारा इक्वल्स आ गया, ये भुजा और ये भुजा, और दिया होगा क्वेश्चन में दिया है कि ये AD इक्वल टू DB, तो हम ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि DB इक्वल्स होगा CF के। तो यहाँ पे हम चलते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF में। अगर हम ये दो त्रिभुज में चले, हमें दिया है देखो इस त्रिभुज में AE और इस त्रिभुज में क्या है EC, इक्वल्स है। AE इक्वल टू EC क्या है, इक्वल्स है, गिवन है क्वेश्चन में ही, देखो AE इक्वल टू EC। और देखो यहाँ पे D इक्वल टू EF है, D इक्वल टू EF। ये कंस्ट्रक्शन में हम लिखे हैं, देखो। और यहाँ पे देखो ये दो लाइन है जिसको एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। यानी इसे हम नाम रख सकते हैं कोण 1 और इसे हम कोण 2। यानी क्या हो जाएगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। यहाँ जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, इक्वल्स होता है। अगर हमारा तीन कंडीशन इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज CEF। रीजन क्या लिखेंगे, साइड, देखो ये हमारा साइड आया है और ये एंगल और ये साइड, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है, तो कोण 1 के कॉरस्पॉन्डेंट क्या होगा FC और कोण 2 के कॉरस्पॉन्डेंट क्या होगा AD। यानी AD इक्वल टू CF, ये हमारा हो जाएगा। ये क्या आ गया, देखो AD इक्वल टू CF आ गया। हमें यहाँ पे दिया है, देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारा गिवन है। हम इसे इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखो यहाँ पे देखो AD यहाँ पे भी है और AD यहाँ पे भी है, ये क्या हो गया, LHS हमारा क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। नहीं, DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू CF। यानी हमारा आ गया, देखो DB इक्वल टू CF, ये आ गया हमारा DB इक्वल टू ये CF। ये भुजा क्या आ गया, इक्वल्स आ गया। अगर हम ये दोनों भुजा को अगर हम पैरेलल दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये भुजा अगर यही भुजा क्या हो गया, इक्वल्स हो गया, और यही भुजा अगर इसी भुजा को अगर हम पैरेलल दिखा देंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज DBCF क्या है, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा ये लाइन और ये लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे काट रही है, देखो DF। तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में यहाँ पे देखो कोण 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 4, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर कोई दो लाइन इक्वल्स है और उसको मान लो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो अगर उसमें अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल से या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर हम इक्वल दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोण 3 इक्वल टू कोण 4, कोण 3 इक्वल टू कोण 4 क्या है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अगर ये हमारा हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो DB पैरेलल है CF के,
तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि DBCF एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि DB इक्वल टू CF। तो पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट साइड्स क्या हुए, इक्वल्स हुए और पैरेलल हो गए। तो इसके जो दूसरा अपोजिट साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा और पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BC पैरेलल DF लिख सकते हैं ना कि BC पैरेलल DF और BC इक्वल टू DF, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यह हमने दिखा दिए हैं कि DBCF क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से देखो ये हुआ हमारा भुजा BC और ये हुआ DF। देखो ये हमारा भुजा हुआ BC और ये हुआ हमारा DF, BC और ये हुआ DF। और यहाँ पे है हमारा एक भुजा E, ये यहाँ पे क्या है E, देखो यहाँ पे हमारा है E। तो मान लो हमारा यहाँ पे E है, तो अगर मान लो हम इतना पार्ट को हटा देते हैं, इतना, तो ये जो D बचेगा वो भी तो इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखो BC पैरेलल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे DE, यानी हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखो DF पैरेलल इस तरह से लिखते हैं, DF पैरेलल BC लिख देते हैं। अगर देखो अगर DF पैरेलल है DF, ये देखो पूरा साइड क्या है, पैरेलल है BC के, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी वो भी तो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, यानी DE पैरेलल BC। अब देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं DF इक्वल टू BC। तो यहाँ पे देखो DF इक्वल टू BC। देखो DF के जगह पर हम लिख सकते हैं DF, ये पूरा भुजा, यानी DF जगह पर DE प्लस EF लिख सकते हैं, एंड DE प्लस EF इक्वल टू BC। अब यहाँ से देखो हमें कंस्ट्रक्शन में दिया है D और EF क्या है, इक्वल्स है। तो हम D की जगह DE है यहाँ पे प्लस, और EF की जगह पर क्या लिख सकते हैं DE इक्वल टू BC। तो ये 1DE, फिर यहाँ पे 1DE, तो क्या हो जाएगा 2DE इक्वल टू BC। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हाफ BC। ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो हमें दिखाना था क्या कि यहाँ पे ये जो D होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पे देखो जो D है वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे D देखो जो BC का क्या है, हाफ है, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। देखो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर मान लो कि कोई त्रिभुज है, उसके दो भुजाओं के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो तीसरी भुजा यानी इस भुजा के क्या होगी, ये आधी भी होगी और ये क्या होगी, पैरेलल भी होगा। अगर मान लो कि ये त्रिभुज हुआ, अगर हम इसके मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मतलब ये देखो ये ABC, यानी AB के ये बीच में अगर एक पॉइंट लें और BC के बीच में एक पॉइंट लें और इसे हम क्या करें, मिला दें, तो ये क्या होगा, जो ये तीसरी भुजा है, ये दो भुजा को तो हमने मिलाया, लेकिन दो भुजा को मिलाया तो तीसरी भुजा के देखो क्या होगी, ये आधी होगी और ये पैरेलल भी होगा। हमें यही समझना है यहाँ पे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के ओर।
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, यदि तीन समानांतर रेखा हो, यदि तीन समानांतर रेखा यहाँ पे दिया है, देखो LMN, ये तीन समानांतर क्या है, रेखा है, और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा, मान लो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, यानी जितना देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये पैरेलल लाइन है ये दो, तो इनके बीच अगर मान लो कि 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो इसके भी बीच में कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और ये क्या हो, ये सारे पैरेलल हो तो किसी अन्य तिर्यक रेखा, मान लो कि अब यहाँ पे हम कोई अन्य तिर्यक रेखा लिए हैं, तो उसके द्वारा बनाया गया अंतःखंड भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसके मतलब देखो समझो सोल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी AB इक्वल टू BC होगा। तो मान लो कि यहाँ पे देखो AB इक्वल टू BC हुआ, तो यहाँ पे D इक्वल टू EF होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, D इक्वल टू EF होगा। इसे हमें क्या करना है, याद रखना है, यानी सवाल में इसका हमें क्या होगा, इसका उपयोग होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।